मैं डॉक्टर संगीता झा, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय। आज हम एमए इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर का 4th पेपर देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी। इसके 5th यूनिट का एक चैप्टर है सहकारिता। सहकारिता के संबंध में क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 2 पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में देखेंगे सहकारिता क्या है, सहकारिता संगठन क्या है, उसके क्या उद्देश्य हैं या उनके क्या आधार हैं, सहकारिता की क्या परिभाषाएं हैं, इसके अंदर सहकारिता की क्या विषय, सहकारी संगठन का पंजीकरण किस प्रकार से होता है, सहकारी समितियों या सहकारी संगठन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। फिर इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि सहकारिता का विकास भारत में किस प्रकार से हुआ है। तो उसको 2 पार्ट में बांटेंगे अपन। पहला होगा सहकारिता का स्वतंत्रता के पूर्व विकास की स्थिति और स्वतंत्रता के पश्चात सहकारी संगठनों का किस प्रकार से विकास हुआ है। इसके पश्चात हम कुछ सहकारी समितियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रमुख हैं। तो उन सहकारी समितियों की स्थापना कब हुई थी और वे किन क्षेत्रों में क्या क्या कार्य कर रही हैं। तो आइए देखते हैं सहकारिता। सहकारिता, सहकारी 2 शब्दों सह और कारिता से मिलकर बना है। सह का अर्थ होता है मिलकर और सहकारिता का अर्थ है कार्य करना। तो सहकारिता का इस प्रकार से अर्थ हुआ कि मिलकर कार्य करना, प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, ईच फॉर ऑल और एंड ऑल फॉर ईच, इस सहकारिता का मूल मंत्र है। देखेंगे सहकारी संगठन क्या होता है। तो सहकारी संगठन देखने के पहले उसके कुछ आधार देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बातें हैं सहकारी संगठन की। तो सबसे पहली बात है कि सहकारी संगठन का आधार यह है कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपनी छोटी छोटी बचतों को एकत्र किया जाता है और उस राशि से अपने जो ज़रूरतमंद सदस्य हैं उनको ऋण देकर उनकी सहायता की जाती है। दूसरा यह है कि क्योंकि छोटे छोटे व्यापारी होते हैं तो इसलिए वे क्या करते हैं कि एक बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदकर बड़े पैमाने के व्यापार का लाभ प्राप्त करते हैं। दूसरा इसका आधार है कि व्यावसायिक संगठन का ये जो प्रारूप है अर्थात सहकारिता प्रारूप, ये अन्य प्रारूपों से इस प्रकार भिन्न है कि ये व्यवसाय के सर्वमान्य सिद्धांत का पालन तो करता ही है, परंतु इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि लाभ की अपेक्षा अपने सदस्यों की सेवा को प्राथमिकता दे। तीसरी बात है कि इनका पंजीकरण जो है सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत किया जाता है और जिन राज्यों में राज्य के सहकारी समिति अधिनियम संचालित है वहाँ पर इन समितियों का पंजीकरण राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत होता है। तो ये प्रमुख राज्य बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और चेन्नई है जहाँ पर अपने अलग राज्य सहकारी समिति अधिनियम है। तो यहाँ सहकारी समितियों का पंजीकरण जो है इन राज्य द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत किया जाता है। सहकारी संगठन के उद्देश्य, सहकारी संगठन के उद्देश्यों में कुछ प्रमुख उद्देश्यों को अपन देखते हैं कि सहकारिता एवं समानता के आधार पर पारस्परिक हितों की सुरक्षा की जाती है। एक उदाहरण के तौर पे देखें तो उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना का उद्देश्य जो है वो थोक व्यापारी या उत्पादकों से सीधे अधिक से अधिक मात्रा में माल खरीदकर अपने सदस्यों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराना है। इस प्रकार ये समितियाँ वित्तीय आधार पर जो कमज़ोर होते हैं उनसे बड़े व्यापारियों और दलालों के द्वारा उनके द्वारा जो शोषण किया जाता है उससे छुटकारा दिलाती है। दूसरा उद्देश्य है इसका कि सदस्यों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करना और उनमें बचत की आदत डालना है। सहकारी समितियां छोटे छोटे कृषकों को सामूहिक रूप से खेती करने तथा बड़े पैमाने की खेती का लाभ प्रदान करती है। इस प्रकार छोटे उत्पादक को कच्चे माल, मशीनें आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी संगठन की स्थापना की जाती है। अब देखते हैं कि सहकारी संगठन की कुछ परिभाषाएं हैं। तो इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं हम देखते हैं। एम.टी. हैरिक की परिभाषा है कि सहकारिता उन व्यक्तियों की ऐसी क्रिया है जो सामूहिक लाभ के लिए पारस्परिक प्रबंध द्वारा अपनी ही शक्ति साधनों या फिर दोनों का सम्मिलित ढंग से प्रयोग करते हैं। तो हैरिक का मानना है कि वो अपने संसाधन स्वयं एकत्र करते हैं। कैसे? तो सामूहिकता के आधार पर सभी की जो सामूहिक साधन होते हैं जो धन के रूप में हो सकते हैं या अन्य रूप में हो सकते हैं, उनका सामूहिक ढंग से वो उपयोग करते हैं। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर सेलिगमैन की। तो सेलिगमैन का मानना है कि सहकारिता का परिभाषित अर्थ है
वितरण उत्पादन में प्रतियोगिता का परित्याग कर समस्त प्रकार के मध्यस्थों को दूर करना। तो सेलिगमैन है जो सहकारी समिति के इस पक्ष पर बल देते हैं कि ये जो है प्रतियोगिता को समाप्त कर हर प्रकार के मध्यस्थों को दूर करके शोषण से उन्हें बचाती है। किनको? तो छोटे छोटे लोगों को जो कि छोटा व्यापार कर रहे हैं या फिर कमज़ोर वर्ग है उनको। तीसरा जो परिभाषा मुख्य रूप से भारतीय सहकारी अधिनियम 1912 की धारा 4(स) के अंतर्गत दी गई है कि सहकारी समिति का सहकारी प्रारूप एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत अनेक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने अपने साधनों का लोकतंत्र, समानता तथा परस्पर सहायता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की उन्नति के लिए एकत्रित होते हैं तथा अपने एवं समुदाय के हित में उनका प्रयोग करते हैं। तो अधिनियम में स्पष्ट कहा गया है कि अनेक व्यक्ति होते हैं और वो स्वैच्छिक रूप से उसकी सदस्यता लेते हैं और अपने आर्थिक हितों के कारण एकत्र होते हैं और उनका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना। तो इस प्रकार से देखते हैं हम कि सहकारी संगठन की परिभाषाओं से बहुत कुछ बातें जो है सहकारी संगठन के बारे में स्पष्ट हो रही। अब देखते हैं कि सहकारी समिति की स्थापना और पंजीकरण किस प्रकार से होता है। तो सहकारी समिति की स्थापना व पंजीकरण सहकारी समिति अधिनियम 1912, जिसको कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत होता है। प्रत्येक राज्य में सहकारी समिति का एक रजिस्ट्रार होता है। जो लोग सहकारी समिति की स्थापना करना चाहते हैं वे उससे संबंधित रजिस्ट्रार के पास अपना एक आवेदन पत्र या एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन में कुछ बातें जो है वो सूचनाएं दी जानी आवश्यक होती हैं। पहली है कि प्रस्तावित समिति का नाम होना चाहिए, एक समिति के उद्देश्य होने चाहिए, अंश पूंजी का विवरण होना चाहिए, सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व ये सब स्पष्ट होने चाहिए। सदस्यता की प्राप्ति की विधि लिखी होनी चाहिए। उसमें कम से कम 10 सदस्यों के नाम व पते होने चाहिए उसमें, और समिति के क्या क्या नियम है इसका भी उल्लेख उसमें किया जाना चाहिए। अब है कि समिति के पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो सहकारी समितियों को चलाने के लिए सदस्य कुछ पदाधिकारियों का चयन करते हैं जो इस प्रकार से होते हैं। पहला है प्रधान, जिसको कि प्रेसिडेंट कहते हैं। दूसरा है उप प्रधान, जो वाइस प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं जिसे। तीसरा है सचिव या सेक्रेटरी। चौथा होता है खजांची, जिसको ट्रेजरर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सदस्य होते हैं या पदाधिकारी होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में के बाद पुनः चुने जाते हैं। अब देखते हैं हम कि सहकारी संगठन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सहकारी संगठन की विशेषताओं के कुछ पॉइंट जो है वो दिए हुए हैं। सहकारी संगठन का पहली विशेषता होती है कि सहकारी संगठन ऐच्छिक संगठन होता है। कोई भी व्यक्ति जो कि 18 वर्ष का होता है या 18 वर्ष से अधिक का होता है और उसी गांव तथा व्यवसाय से संबंधित होता है, वो समिति का सदस्य बन सकता है और इसकी सदस्यता ऐच्छिक रूप से त्यागी भी जा सकती है। सहकारी संगठन समानता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति और एक वोट के सिद्धांत के आधार पर पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है। पारस्परिक सहयोग की भावना सहकारी संगठन की प्रमुख विशेषता होती है। फिर है कि यह सेवा की भावना से प्रेरित होता है, अर्थात कि यह लाभ की भावना इसमें गौण होती है। अगली विशेषता है कि स्वतंत्र सदस्यता के आधार पर गठित होता है। इसका अर्थ है कि कोई भी स्वतंत्र रूप से सदस्यता ग्रहण कर सकता है और चाहे तो उसे त्याग भी सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था इसकी अगली विशेषता है कि इसके अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर पदाधिकारियों का चयन और जो भी निर्णय किए जाते हैं वो लोकतांत्रिक आधार पर ही होते हैं। 7वां संयुक्त प्रयास। सहकारी संगठन संयुक्त प्रयासों के द्वारा संचालित होता है और जो उसके सदस्यों द्वारा मिलकर किया जाता है। नकद व्यापार सहकारी संगठन की प्रमुख विशेषता है, अर्थात इनके जो भी कारोबार होते हैं वो नकदी के आधार पर होते हैं। नकदी के आधार पर होने का ये लाभ होता है कि इनकी कभी भी रकम जो है वो डूबती नहीं है। फिर अगला कि लाभ का विभाजन सदस्यों के
योगदान के आधार पर होता है, अर्थात वहाँ अंश पूंजी को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि उनका कितना योगदान है सदस्यों का, उसके आधार पर लाभ का विभाजन किया जाता है। इसकी अगली विशेषता और लास्ट विशेषता है कि इनका पंजीकरण अनिवार्य होता है। जैसा हमने देखा था कि पंजीकरण के बाद ही सहकारी समिति का अस्तित्व प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं सहकारी संगठन की।